नमस्कार, मैं अजय कुमार। अफवाहों के जरिए जनमत तैयार करने वाले यह अफवाह फैला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अडानी घोटाले मामले पर क्लीन चिट दे दी है। क्या वाकई ऐसा हुआ है? इसे जानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि यह जाना जाए कि हिंडनबर्ग रिसर्च का अडानी ग्रुप पर किए गए खुलासे के बाद अडानी ग्रुप पर किस तरह के वित्तीय घोटाले के आरोप सामने आए। इस मामले ने 140 करोड़ लोगों के सामने किस तरह के सवाल पैदा किए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी सवालों को लेकर कोई कमेटी बनाई? क्या सुप्रीम कोर्ट ने मोदी और अडानी की मिलीभगत की छानबीन को लेकर कोई कमेटी बनाई? अगर इस पर कमेटी नहीं बनाई तो जिस काम के लिए कमेटी बनाई वह काम क्या था? सबसे जरूरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा क्या है। इन सवालों के जवाब से पता चल जाएगा कि क्यों यह कहना पूरी तरह से अफवाह है कि अडानी घोटाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने क्लीन चिट दे दी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 24 जनवरी साल 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर वित्तीय धांधली का आरोप लगाते हुए इस नाम से अपनी रिपोर्ट जारी की कि कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है। जब रिपोर्ट जारी की उस समय गौतम अडानी और उनके परिवार की संपत्ति तकरीबन 120 बिलियन डॉलर के आसपास थी। अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, मुनाफे के मुकाबले कई गुना ज्यादा कर्ज लेकर अडानी ग्रुप के टोटल शेयर प्राइस की कीमत बढ़ाने का आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप की शेयरों की जितनी वास्तविक कीमत होनी चाहिए उसके मुकाबले उसकी कीमत 85% ज्यादा है। अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से वित्तीय धांधली को लेकर 88 सवाल भी पूछ दिए। अडानी ग्रुप ने इनमें से किसी भी सवाल का ठोस जवाब नहीं दिया। घोटाले से जुड़े सवालों को भारतीय झंडा और भाजपाई राष्ट्रवाद के पाखंड में लपेटकर मामला इधर उधर भटकाने की कोशिश की। अडानी ग्रुप के शेयरों की ऐसी बिकवाली शुरू हुई कि वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 27 फरवरी तक अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट दर्ज की गई। 120 बिलियन डॉलर की संपत्ति महज एक महीने में घटकर 33 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स देखते ही देखते चंद दिनों के भीतर दुनिया के 30 अमीर लोगों की लिस्ट से बाहर हो गया। जिस तरह से अडानी ग्रुप का वित्तीय साम्राज्य ढह रहा था, उतनी ही तेजी से अडानी ग्रुप को लेकर सवाल पूछने का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस ने तो नरेंद्र मोदी और अडानी की मिलीभगत को लेकर हम अडानी के हैं कौन नाम से हर रोज सवाल पूछने का सिलसिला शुरू कर दिया। 100 से ज्यादा सवाल पूछ डाले। पता लगा कि अडानी ग्रुप में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने से कतरा रही हैं। SBI, LIC, EPFO जैसे संस्थान जिसमें हम लोग अपनी मेहनत की कमाई जमा करते हैं, इसका पैसा गौतम अडानी की कंपनियों में लगा है। शेयर टूट रहे हैं, आम लोगों का पैसा भी डूब रहा है। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी की विदेश में फर्जी कंपनियों के जंजाल के जरिए अडानी ग्रुप में स्टॉक मैनिपुलेशन कर शेयर प्राइस बढ़ाने के कई खुलासे हुए। श्रीलंका, इजराइल, बांग्लादेश जैसे देश में मोदी सरकार की नाजायज मदद से प्रोजेक्ट हासिल करने जैसे अडानी ग्रुप के खिलाफ हर दिन किसी न किसी तरह के खुलासे होने लगे। गिरने की गति में जितनी जोर से धक्का हर दिन अडानी ग्रुप को लग रहा था, उतने ही गंभीर सवाल भारत के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर उठ रहे थे। ईडी से लेकर सेबी तक, RBI से लेकर DRI तक सब के सब सवालों के कटघरे में थे कि आखिरकार यह कैसे संभव हो पाया कि इतनी मजबूत संस्थाओं के होने के बावजूद अडानी ग्रुप ने वित्तीय धांधली कर पहाड़ बराबर संपत्ति खड़ा कर दी। जब इतने बड़े खुलासे हो रहे थे तो मोदी और अडानी की मिलीभगत की संभावना पैदा करने वाले भी ढेर सारे खुलासे हुए। अडानी ग्रुप के इतिहास खंगालने पर अनगिनत सवाल निकले कि कैसे साल 2001 में जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात की सत्ता संभाली तो अडानी ग्रुप का सिक्का पूरे गुजरात में चमकने लगा। यह कैसे संभव हुआ कि अडानी ग्रुप और मोदी दोनों एक साथ बढ़ रहे थे। द वायर पर छपे अपने लेख में M राजशेखरन लिखते हैं कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और अडानी ग्रुप ने गुजरात से लेकर पूरे देश में पैर फैलाना शुरू किया। साल 2013 से लेकर 2018 के बीच गौतम अडानी के कारोबार का दायरा पवन ऊर्जा, सोलर, मैन्युफैक्चरिंग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, एरोस्पेस, डिफेंस, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, थर्मल पावर, कोल माइनिंग, एग्रो कमोडिटीज, पोर्ट, एयरपोर्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जैसे कई क्षेत्र में फैल गया। साल 2013 तक अडानी ग्रुप देश भर में 44 प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। केवल 4 साल में इसकी संख्या बढ़कर 2018 तक अडानी ग्रुप के पास देश भर में 92 प्रोजेक्ट हो चुके थे। देश भर के तकरीबन 260 शहरों में अडानी ग्रुप की मौजूदगी फैल चुकी थी। अडानी ग्रुप कोयले के क्षेत्र में मजबूत खिलाड़ी बन चुका था। भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में इसकी मजबूत
पैठ बन चुकी थी, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा खर्च करना होता है और बहुत लंबे समय के बाद जाकर के कमाई हो पाती है। मगर अडानी ग्रुप को एक के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के प्रोजेक्ट मिल रहे थे। यह सब कैसे संभव हो पा रहा था? क्या इसमें मोदी सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा था? साल 2014 में अडानी ग्रुप की पूरी संपत्ति तकरीबन 16,780 करोड़ रुपए के आसपास थी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद से लेकर जनवरी 2023 के पहले महीने तक अडानी ग्रुप की पूरी संपत्ति 17 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई। यह सब कैसे हो रहा था? इस पूरे रवैये पर कई सारी खबरें छप रही थीं। उस समय भारत की वित्तीय धांधली को पकड़ने वाली संस्थाएं क्या कर रही थी? निक्कई एशिया की फ्रेश रिपोर्ट से पता चला कि अडानी ग्रुप का कुल कर्ज 3.3 लाख ट्रिलियन रुपए तक है और भारत के कुल जीडीपी के कम से कम 1% के बराबर है। मुनाफा कम होने के बावजूद अडानी ग्रुप को इतना ज्यादा लोन कैसे मिल गया? यह सब दिख रहा था कि अडानी ग्रुप अपने मुनाफे से कई गुना ज्यादा कर्ज उठा रही है। ऐसा होने क्यों दिया गया? सेबी और आरबीआई क्या कर रहे थे? आखिरकार यह कैसे संभव हुआ कि इधर अडानी ग्रुप ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाना शुरू करती है, इधर सरकार कोयला आयात शुल्क खत्म कर देती है, अडानी ग्रुप ग्रीन हाइड्रोजन की योजना बनाने का ऐलान करता है और उधर सरकार ग्रीन हाइड्रोजन पर बहुत बड़ी सब्सिडी का ऐलान करती है, इधर अडानी समूह ने अनाज भंडारण के लिए बड़े बड़े साइलो बनाने का ऐलान किया और उधर सरकार ने जमाखोरी के कानून में ढील दे दिया। यह सब क्या अंधेरे में हो रहा था? सबके सामने हो रहा था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय की वेबसाइट से पता चलता है कि इस संस्था का काम मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की छानबीन करना है। हिंडनबर्ग सहित पनामा पेपर और कई मीडिया रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी दूसरे मुल्क में सेल कंपनियां बनाकर यानी एक तरह की फर्जी कंपनियां बनाकर और उन फर्जी कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करवाकर अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमतें ऊंचे करवा रहे हैं। तो प्रवर्तन निदेशालय ने इन आरोपों की छानबीन क्यों नहीं की? वह क्या कर रहा था? डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की वेबसाइट से पता चलता है कि यह संस्था भारत का दूसरे मुल्क के साथ होने वाले कारोबार पर निगरानी करती है। इस संस्था ने ओवर इनवॉइसिंग यानी अडानी ग्रुप के भारत के बाहर से आने वाले कोयले को ऊंची कीमत दिखाने से जुड़े के आरोप को किस निष्कर्ष तक पहुंचाया? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में कहा जाता है कि वह दुनिया की सबसे मजबूत वित्तीय नियमन संस्थानों में से एक है। उसे सर्च, सीजर और अरेस्ट करने तक का अधिकार है। उसके पास अच्छा खासा सर्विलांस सिस्टम है। स्टॉक मार्केट में रियल टाइम ट्रेडिंग की उसे जानकारी मिलती रहती है। क्या इतनी पावरफुल संस्था को अडानी ग्रुप के भीतर होने वाले स्टॉक मैनिपुलेशन की जानकारी नहीं होगी? मतलब 140 करोड़ लोगों की जनता के सामने अडानी मामले को लेकर के सवालों का समंदर खड़ा हो गया। लोग मोदी और अडानी के बीच के सड़ान से पैदा हुए इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने वैसा कुछ भी नहीं किया जिससे इन सवालों का जवाब पता चल पाए, मोदी सरकार और अडानी के बीच आपसी मिलीभगत का पता चल पाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उससे ऐसा लगा कि न्याय होता हुआ केवल दिखाना है मगर न्याय तक पहुंचना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने का आदेश सेबी को दिया। अब आप खुद ही सोचिए कि अडानी ग्रुप के खिलाफ वित्तीय धांधली के कई सारे आरोप सेबी तक पहुंचे हैं। सेबी ने जब अब तक कुछ नहीं किया तो क्या आगे वह इन आरोपों का सच बाहर निकाल कर लाएगी? इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को काम सौंपा कि यह कमेटी बताए कि किन कारणों की वजह से हाल ही में बाजार में इतनी बड़ी अस्थिरता देखने को मिली है। उन उपायों का सुझाव दे जिससे निवेशकों की जागरूकता को मजबूत किया जा सके। यह पता लगाए कि सिक्योरिटी मार्केट में अडानी ग्रुप या दूसरी कंपनियों के साथ डील करने में क्या किसी तरह की रेगुलेटरी खामी शामिल है। मौजूदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जांच करे कि क्या वह ठीक ठाक है भी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को सौंपे गए कामों को पढ़ करके आप खुद सोचिए कि क्या उन सवालों का जवाब मिलेगा जो 140 करोड़ की जनता नरेंद्र मोदी और अडानी की मिलीभगत को लेकर के पूछ रही थी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की सौंपी गई रिपोर्ट से भले किसी भी तरह की राय आती हो, मगर उससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अडानी मामले पर क्लीन चिट दे दी है। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से किसी भी तरह की अपेक्षा नहीं है। उसी समय कहा था यह मामला महज सेबी के कानूनों के उल्लंघन तक सीमित नहीं है, बल्कि असलियत में राजनीतिक और कॉर्पोरेट सांठगांठ का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इस बात को भी शामिल नहीं किया है कि यह राजनीतिक और कॉर्पोरेट सांठगांठ का मामला है।
बिना जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन के अलावा सच्चाई पता नहीं चल पाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जो कहा है, जो रिपोर्ट जारी हुई है, वह भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद बाजार में अस्थिरता के सवाल पर जो कहा, उसका अडानी ग्रुप की धांधली के आरोप को क्लीन चिट देने से कोई लेना देना नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी थी, उसी समय बाजार में अस्थिरता के सवाल पर जानकारों ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर गंभीरता जताई, यह तो ठीक है, मगर जिस तरह से वित्तीय बाजार काम करता है उस तरह से यही होना तय है। स्वतंत्र वित्तीय बाजार है और जब लोगों को कंपनी की खामी के बारे में पता चलता है, कंपनी की फंडामेंटल के कमजोर होने के बारे में पता चलता है, तो जो हो रहा है वही हो रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पैनल को सौंपे गए इस सवाल का कोई मतलब नहीं बनता है, बल्कि सवाल यह होना चाहिए कि कॉरपोरेट और राजनीति की गठजोड़ से अडानी ग्रुप ने इतना बड़ा वित्तीय साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया, जिसका आधार कई तरह की धांधलियों पर टिका हुआ दिख रहा है। जहां तक बात रही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के फेल होने पर जवाब देने की, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी कहती है कि सेबी अक्टूबर 2020 से अडानी ग्रुप से जुड़े दूसरे मुल्क में मौजूद उन 13 कंपनियों की जांच कर रही है जिसका मालिकाना ढांचा अपारदर्शी है। सेबी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंपी है। सेबी जब रिपोर्ट सौंपेगी तभी पता चल पाएगा कि स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है कि नहीं। पब्लिक लिस्टेड कंपनियों की 25% की शेयर होल्डिंग लोगों के बीच में रखनी है। इसी नियम को तोड़ मरोड़ कर अडानी ग्रुप के मालिकों पर वित्तीय धांधली करने का आरोप लगा है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब सेबी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तभी यह बात पता चलेगी कि इस नियम का उल्लंघन हुआ है या नहीं। जबकि जानकार कह रहे हैं कि यह जानकारी निकालना सेबी के लिए कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि उसमें सालों साल लग जाए। मतलब सेबी क्या कर रही है, जांच कर रही है या जांच के नाम पर दोषियों को छुटकारा दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब सेबी को अडानी मामले की छानबीन करने का काम सौंपा था, तो आर्थिक मामलों के जानकार और फ्रंटलाइन के भूतपूर्व आर्थिक पत्रकार वी श्रीधर ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर ट्विटर पर एक लंबा थ्रेड लिखा था। उन्होंने लिखा कि इस पूरे आदेश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सेबी को बेदाग कर दिया गया है। हिंडनबर्ग के सभी आरोपों का मूल बिंदु यही है कि अडानी ग्रुप के प्रमोटरों के पास नियम के मुताबिक जितनी इक्विटी होनी चाहिए उससे ज्यादा इक्विटी है, मतलब 75% की इक्विटी होनी चाहिए, मगर दूसरे मुल्क में फर्जी कंपनी बनवाकर उसमें अपना पैसा डालकर फिर उस पैसे को अपनी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कराकर अडानी ग्रुप के प्रमोटरों ने 75% की लिमिट तोड़ी है। पब्लिक के लिए पहले से ही कम मौजूद इक्विटी और कम हुई है, सप्लाई कम और ज्यादा डिमांड का खेल खेलकर स्टॉक मैनिपुलेट किया गया है। शेयर प्राइस की कीमत बढ़ाई गई है, शेयर प्राइस की बढ़ी हुई कीमत दिखाकर बढ़ा हुआ कर्जा लिया गया है। मोटे तौर पर देखा जाए तो यही वह आरोप है जिसकी बुनियाद पर अडानी ग्रुप की सभी धांधलियां खड़ी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ग्रुप के शेयर प्राइस गिरने पर तो चिंता जताई, मगर उसका क्या जब फंडामेंटल कमजोर होने के बावजूद भी शेयर प्राइस आसमान छूने लगते हैं। अडानी ग्रुप पर बहुत लंबे समय से आरोप लगते आए हैं। इन आरोपों पर सेबी ने क्या किया, सेबी ने किस तरह की छानबीन की, इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को पूरी तरह से छूट दे दी है। अब इन सारी बातों को एक तार में जोड़कर आप खुद सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने क्या कहा है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की राय को अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों पर क्लीन चिट कहकर बता रहा है, तो वह अफवाह फैलाने का काम कर रहा है या नहीं। साफ तौर पर कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट से यह निष्कर्ष कतई नहीं निकाला जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले पर क्लीन चिट दे दी है। राहुल गांधी और तमाम नागरिक समाज के जुझारू सदस्य मोदी और अडानी की मिलीभगत से बनी मोडानी भ्रष्टाचार का जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी तरह की क्लीन चिट की बात नहीं की जा सकती है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।